डीएनए मित्रों, अब हम सबसे पहले जो बड़ा खुलासा करने वाले हैं उसका कीवर्ड है अर्ध धर्मांतरण। यह बंगाल का वो डरावना चेहरा है जो सिर्फ वहां के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए खतरनाक है। अब तक आपने धर्मांतरण का नाम सुना होगा, लेकिन आज आप अर्ध धर्मांतरण के बारे में जानेंगे। आज जब बंगाल के उन हिंदुओं के चेहरे आप देखेंगे, उनके लिबास पर गौर करेंगे, उनके अंदर के मजहबी डर को जब आप महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा ये अर्ध धर्मांतरण होता क्या है। आज बंगाल के नेताओं को भी हम अर्ध धर्मांतरण की तस्वीरें दिखाएंगे, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आपसे भी कह रहे हैं, आप भी इस खुलासे के दौरान अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारा हैशटैग है #अर्ध धर्मांतरण। इसके जरिए आप जी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा करिए। मित्रों, यह अर्ध धर्मांतरण पश्चिम बंगाल के हुगली में हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लेख है कि सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। लेकिन हुगली में जो हो रहा है वो न सिर्फ संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है, बल्कि समाज को बांटने वाला भी है। आजादी के 78 साल बाद आज लोगों को सर्वाइवल के लिए, खुद को बचाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छिपानी पड़ रही है। उन्हें एक खास तरीके की वेशभूषा में रहना पड़ रहा है ताकि जीवित रहें और अपना कारोबार कर सकें। आज हम आपको ऐसे लोगों का दर्द सुनाएंगे जिनका कहना है कि जान बचाने के लिए मजबूरी में दाढ़ी बढ़ा ली। जी हां, ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान के तालिबानी शासन में जान बचाने के लिए लोगों को दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है। सोचिए ये कितना पीड़ादायक होगा। मित्रों, बंगाल सदियों से शक्ति उपासना, भक्ति आंदोलन और संत परंपरा की भूमि रहा है, जहां हिंदू धार्मिक संस्कृति की गहरी जड़ें हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, बंगाल की धरती भक्ति और साधना से पवित्र है, जहां ईश्वर को अनेक रूपों में अनुभव किया जाता है। उस बंगाल की धरती पर आज कुछ लोग कट्टरपंथियों के खौफ का अनुभव कर रहे हैं। ये डर इतना बड़ा है कि उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ रही है। लोगों का दावा है कि उन्हें मजबूरी में ऐसी दाढ़ी रखनी पड़ रही है जिससे वो मुसलमानों की तरह दिखें। हमारी बाईं तरफ आप कुछ लड़कों की तस्वीरें देख रहे हैं, इनकी दाढ़ी आप देख रहे होंगे, ये सब हिंदू हैं। इस मामले में इस इलाके में जब हम गए, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जी न्यूज के कैमरे पर दावा किया कि जीविका चलाने के लिए उन्हें ऐसी दाढ़ी रखनी पड़ रही है। हम आपको सुनाते हैं क्यों हुगली के ये लोग ऐसी वेशभूषा में घूम रहे हैं, रह रहे हैं। जो दाढ़ी देखेंगे तो ऐसी हिंदुओं की नजर नहीं आती, पर इन्होंने रख ली है। ये हिंदू युवा हैं, ऐसी दाढ़ी रख ली है। भाईजान जैसा इन्होंने शक्ल बना ली है। यहाँ देख लीजिए, ये इनकी दाढ़ी देख लीजिए, ये एकदम चाचा जैसे लग रहे हो जी। मुस्लिम के डर से रखना पड़ रहा है। अच्छा, ये आ जाइए, ये क्या कर लिया? अभी रखना पड़ेगा, नहीं तो क्यों नहीं करते इसको? कैसे चल रास्ता घाट में ये लोग मार देगा ना। अच्छा, हाँ, वो लोग का एरिया में आ जाएगा तो वो लोग भागा के मारेगा। सेफ रहते हो इस वाली दाढ़ी में? हाँ, ये सेफ रहते हैं। जब से ममता सरकार, ममता दीदी अपनी गद्दी में आए हैं वोट से जीत के, उसके बाद से यहाँ का जो जिहादी है, वो लोग जो हिंदू एरिया है वहाँ में घर में घुस कर हिंदू लड़की लड़का किसी को नहीं बख्श दिया। जिसको सामने मिला उसको मारा, काटा, रेप किया, घर बाड़ी जला दिया। अब उसकी चक्कर में बाँचना तो पड़ेगा। अपने जान बचाने के लिए अब लोग भेष बदल लिया है। अभी इस जिहादी में रहने के लिए दाढ़ी बना लिया है कि भाई भाई लगे। ये छोड़ के कोई रास्ता अब नहीं बचा है। ये बांग्लादेश हो गया है। काटा है तो हमको गला काट देगा। कौन काट दे? मुस्लिम। दाढ़ी क्लीन करके रहने में डर लगता है या बाहर जाने में? हाँ, थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है अभी। और दाढ़ी में नहीं लगता? दाढ़ी में सेफ रहता है। हाँ, सेफ रहता। सुना आपने, इनका साफ तौर पर कहना है ये हिंदू हैं, लेकिन ये बात आस पड़ोस के गांव के लोगों को नहीं बता सकते, अपनी धार्मिक आस्था के साथ रह नहीं सकते, ये किसी को दिखा नहीं सकते कि इनकी पहचान हिंदुत्व की है। मित्रों, ये अदृश्य धार्मिक अतिक्रमण है, इसलिए हम इसे अर्ध धर्मांतरण कह रहे हैं।
इसमें किसी को ऊपर धर्म बदलने का दबाव तो नहीं डाला जाता, लेकिन उन्हें इस तरह मजबूर कर दिया जाता है कि कोई अपनी धार्मिक पहचान बता ना सके। ये कोई एक दो लोग नहीं है। नदी के किनारे एक छोटी बस्ती है जहां लोगों में ये डर है। हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट अब दिखाएंगे। गांव सौरदीप चक्रवर्ती नगर, शहर कोन नगर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल। यही पता है इन लोगों का जो कथित तौर पर अर्ध धर्मांतरण के शिकार हैं। इस गांव में करीब 40-50 घर हैं। यहाँ के लोग नदी के किनारे रहते हैं, मछली पकड़ते हैं और फिर आसपास के गांवों में जाकर उसे बेचते हैं। यही इनके सर्वाइवल का साधन है। जहाँ ये लोग मछली बेचने जाते हैं वो सारे गाँव मुस्लिम बहुल हैं। इनका कहना है हिंदू पहचान के साथ जाने पर कोई मछली नहीं खरीदेगा, ऊपर से पिटाई होने की आशंका रहती है। यही मजबूरी है कि ये लोग मुस्लिम की तरह वेशभूषा बनाकर घूमते हैं। मछली उछली लाके आप गाँव में जाके बेचता हूँ। गांव जाते हो? हाँ। तो ये दाढ़ी क्लीन क्यों नहीं करते हो? तो वो अगर देखेगा तिलकधारी, हम तिलकधारी पहन के जा रहे हैं किसी गाँव में, थोड़ी ना खरीदेगा हमसे। यही से तो बिजनेस भी होता है। ये दाढ़ी से बिजनेस चलता है? हाँ, नहीं टोपी क्या लगता है? टोपी पहन लिया तो बहुत बढ़िया है। पहन लेते हो टोपी? हाँ, कब क्या करेगा, अभी धंधा पे नहीं तो वो लोग भगा के मारेगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक हुगली जिले में करीब 16% मुस्लिम आबादी है, लेकिन जहां पर ये लोग रहते हैं या जीविकोपार्जन के लिए मछली बेचते हैं, वहां मुस्लिम आबादी अधिक है और सत्ताधारी पार्टी के समर्थक भी हैं। यही कारण है ये लोग डरे हुए हैं। वो हिंदू हैं, लेकिन डर कर, मजबूर होकर, अपना हुलिया बनाकर इस तरह रह रहे हैं। ये क्या है? ये अर्ध धर्मांतरण है। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, राष्ट्र की एकता तभी सुरक्षित रहती है जब सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, बिना किसी पर दबाव डाले। लेकिन हुगली में अतिवादियों के दबाव में जिस तरह कुछ लोग जी रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था पर सवाल है। सवाल है कि बंगाल में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कि बिना किसी दबाव के लोग अपने धर्म का पालन कर सकें? क्या जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को वहां के मुसलमानों के हिसाब से रहना पड़ रहा है, उसी तरह बंगाल में भी रहना पड़ेगा? देश में छोटी सी घटना को आधार बनाकर कोलकाता में धरना प्रदर्शन, आंदोलन करने वाले एक्टिविस्ट अर्ध धर्मांतरण वाले नेटवर्क के खिलाफ क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? अर्ध धर्मांतरण के इस नेटवर्क का राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षक कौन है? अगर इस तरह व्यवस्था सोई रही तो क्या संभव नहीं कि जो आज हुगली के एक इलाके में हो रहा है वो धीरे धीरे समूचे बंगाल में होने लगे, आने वाले समय में देश में होने लगे? मित्रों, सवाल सिर्फ दाढ़ी रखने भर का नहीं है। आज हुलिया बदलने की बात हो रही है और आगे चलकर बात सीधे धर्म बदलने तक पहुंच सकती है, पहुंचती भी है। आज लोगों को वेशभूषा बदलनी पड़ रही है, कल उन्हें अपना नाम और पहचान बदलनी पड़ सकती है। आज लोगों को दाढ़ी रखनी पड़ रही है तो कल उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसलिए यह सवाल धार्मिक आजादी का है और धार्मिक आजादी को लेकर सवाल उस पश्चिम बंगाल में है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यह भूमि संतों और आध्यात्मिक जागरण की भूमि है जहां से मानवता को नई दिशा मिली है। मित्रों, यह बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सौरदीप चक्रवर्ती नगर के आसपास एक तरह की व्यवस्था चल रही है। जैसे फिल्मों में देखते हैं कि एक विशेष इलाके में विशेष लोगों की हुकूमत चलती है और सिस्टम उसे मौन समर्थन देता रहता है। उसी तरह हुगली में कोन नगर के आसपास दिखाई दे रहा है। मित्रों, यह भी एक तरीके के धार्मिक उन्माद का ही प्रसार है, लेकिन यह किसी प्रोग्रेसिव सोच से संक्रमित वैचारिक पाखंडियों को नहीं दिख रहा। हुगली के शुभांकर, शुभम और राजा जैसे युवाओं की पीड़ा किसी को नहीं दिखती, उनकी बात कोई नहीं करता। हो सकता है कि कल जी न्यूज के खिलाफ पाखंडियों का छद्म बौद्धिक विमर्श भी शुरू हो जाए। कुछ बौद्धिक बेईमान सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाने लगे कि अर्ध धर्मांतरण के शिकार शुभांकर, शुभम और राजा जैसे लोग झूठ बोल रहे हैं। वो ये साबित करने में लग जाएं कि ये लड़के किसी पार्टी विशेष से जुड़े हैं, क्योंकि जहां के लोगों पर अर्ध धर्मांतरण का आरोप है वो ऐसा ही कहने लगे। हम आपको सुनाते हैं सौरदीप चक्रवर्ती नगर के आसपास के मुस्लिम इस पर क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि हमने डर की वजह से ऐसी दाढ़ी रखी है, जैसी आप रखते हैं, ये रखते हैं। ये पूरा हिंदू कह रहे हैं। ये पूरा के पूरा झूठ बात है, एकदम झूठ है, जुमलाबाज बात है ये सब। ये जब जो लोग जुमला बोलते हैं वो लोग यही प्रचार करते हैं। दाढ़ी क्यों रखा है फिर? वो दाढ़ी तो इंसानियत का खातिर, दाढ़ी रखने के बहुत सारा मतलब साइंटिस्ट आपका ऐसे आंखों का रोशनी है ना, आंखों का रोशनी कभी नहीं जाएगा। जो दाढ़ी रखता है, जो डेली छिलता ना, देखिए चश्मा लगाता है, हमारा कोई पावर नहीं है, देखिए खुला आंख है। इसी फायदे के लिए वो दाढ़ी रख रहे हैं क्या? हाँ,
एकदम। दाढ़ी अपना अपना, ये हमारा रसूल का सुन्नत का चीज है। ये अल्लाह का सुन्नत है। वो कह रहे हैं आपके डर की वजह से ना ना, ये गलत है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, गलत है। हम लोगों का क्यों डर है? सुना आपने, जिसकी आशंका है वो सुनाई भी दे रही है। ऐसे लोगों को हम बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ 21% से 10% पर आ चुकी है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे बॉर्डर के जिले पहले ही मुस्लिम बहुल हो चुके हैं और अब हुगली जैसे इलाकों में अर्ध धर्मांतरण का खेल चल रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है? मित्रों, जिस हुगली में सिर्फ 16% मुस्लिम हैं, उनका प्रभाव कुछ इलाकों में ही सीमित है। वहां अगर ऐसी स्थिति है तो फिर उन जिलों में क्या होगा जहां बहुसंख्यक हैं, जहां से आवाज उठ रही थी एक बाबरी मस्जिद नहीं 1000 बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब वो ऐलान भी सुन लीजिए। वो तो हम लोग का मस्जिद है, मुसलमान बाबरी के नाम पे ऐतराज। बाबरी के नाम एक तो का नाम 1000 तो हो जाएगा, क्या होगा इसमें? क्या क्या हर्ज क्या है? बाबरी 1000 हो जाएगा मस्जिद, इसमें कोई हर्जा नहीं है। सोचिए, एक तरफ मीर बाकी बनने की होड़ मची है, दूसरी तरफ कोलकाता से सिर्फ 46 किलोमीटर दूर अर्ध धर्मांतरण का खुला नेटवर्क चल रहा है। और मित्रों, इन धार्मिक अतिक्रमणियों के खिलाफ पूरी व्यवस्था खामोश है। देश भर के बौद्धिक पाखंडियों को इनकी पीड़ा नहीं दिख रही है। उन्हें पीड़ा उनकी प्रकट हो रही है उन लोगों के लिए जो पूर्ण धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं, जो पूर्ण धर्मांतरण कराने वालों की ढाल बनकर सोशल मीडिया पर तलवार चला रहे हैं। और इस रिपोर्ट को जो आपके सामने लेकर आए हैं वो मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा है। प्रमोद, आपकी इस रिपोर्ट को देखने के बाद में यकीन बड़ा मुश्किल से हो पाता है कि भारत में कोई ऐसी जगह भी होगी जहां लोगों को मजबूर होकर इस तरीके से अपने को बदलना पड़ेगा, अपने धार्मिक जो प्रतीक हैं या किसी और धर्म के प्रतीकों को अपने ऊपर लेकर आना पड़ेगा। देखिए, बंगाल में रहना है और यहाँ पर यदि सरवाइव करना है तो अर्ध धर्मांतरण ही एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि दरअसल भेदभाव होता है। यदि आप हिंदुओं के हुलिये में रहेंगे तो आप टारगेट होंगे, वो आपको अपना नहीं मानेंगे। इसलिए जैसे ये हुलिया बदलते हैं तो दूसरे वाले जो कट्टरपंथी उनको लगने लगता है कि इनका धीरे धीरे हम 2026 में हैं। इस वक्त में इनके पास में तमाम व्यवस्थाएं हैं, ये बाहर निकल करके प्रशासन से, सरकार से, पुलिस से ये सब बातें कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वहां पर, सिर्फ टीएमसी नहीं है, बीजेपी है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, उनके नेता भी मौजूद हैं। ये तो कह सकते हैं कि हमें इस समय इस तरीके का संकट है और मजबूरी में हमें इस तरीके का भेष बदल के लोगों के सामने जाना पड़ रहा है। इतनी बात रखने की तो हिम्मत इनके पास हो सकती है, होनी चाहिए। हाँ, तो बात रख रहे हैं, आप देख लीजिए ना, मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां जहां रख रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये इन्होंने भी कई जगह रखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, भले ही वो 2026 ही क्यों ना हो, तो वो मजबूरन किस रास्ते पर जाता है? या तो धर्मांतरण या अर्ध धर्मांतरण। अब इन्हें हिंदू धर्म से इतना प्यार है कि वे ये पूरी तरीके से धर्मांतरित नहीं होना चाहते, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते, तो इन्होंने सरवाइव करने के लिए अर्ध धर्मांतरण का रास्ता इख्तियार कर लिया। आप देख लीजिए, इनके दर्द के यदि पूरी दास्तां आप सुनाएंगे और सिस्टम देखेगा तो उसको शर्म आ जाएगी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ये बांग्लादेश नहीं है, मैंने बांग्लादेश भी दिखाया है, वहां पर देखा है हालात। देखिए, हूबहू पूरी तरीके से नहीं कहूंगा क्योंकि बॉर्डर का फर्क है। वाकई इस रिपोर्ट को देखने के बाद में मैंने देश के कई हिस्सों में जाके ग्राउंड रिपोर्ट की है, लेकिन इस तरीके की स्थिति पहली बार मुझे देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी की पूरी रिपोर्ट देश के सामने रखने के लिए। और समीक भट्टाचार्य जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। हमने कहा था कि आपको जो राजनेता हैं उनसे भी बात कराएंगे। समीक जी, ये खबर देखिए आपने जी न्यूज़ पर जो चल रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की आम जनता के लिए ये कोई नया नहीं है। एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो मिड 80s से कह रहे हैं वी हैव बीन फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन ऑन इंडिया, द इन्फिल्ट्रेशन इज ऑन। जो लोग किसी जमाने में कलकत्ता शहर के ऊपर नारा लगाए थे, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, और उसका बाद में हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, आज वही लोग इन्फिल्ट्रेट करके भारत में घुस रहे हैं पश्चिम बंगाल के जरिए।
और हमारा पूरा सीमावर्ती जो जिला है उसका जनसंतुलन बिगड़ गया। वी हैव अ पोरस बॉर्डर विद बांग्लादेश व्हिच इज मोर देन 2200 किलोमीटर। श्रमिक जी, लेकिन सवाल ये है, देखिए ये सब तो ठीक है, आप विपक्ष की बड़ी पार्टी हैं, वहां पे केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद देश के एक हिस्से में ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये तभी रोकना संभव होगा अगर पश्चिम बंगाल से तृणमूल सरकार को हटाया जाए। ये सरकार खुलेआम रेडिकलाइजेशन का मदद दे रहे हैं। ये सरकार केंद्रों को ना करने का बावजूद भी पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या को आश्रय दिया, उसके लिए दान पत्र रख दिया, खुलेआम इन्फिल्ट्रेटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल कराया। अब महाभारत में एक धृतराष्ट्र सुना है जिसका 100 बेटा था, पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में ऐसा 11 धृतराष्ट्र है जिसका 100 करके बेटा है। बेटा और बाप की उम्र की फासला सिर्फ 10 साल है। पति पत्नी का पिता का नाम एक ही है। श्रमिक जी, ये सब तो हम देख चुके हैं, ये सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आज जो तस्वीर सामने आई है वो एसआईआर के लिस्ट के जरिए भी सामने नहीं आ पाई थी। उसमें घुसपैठियों की जिक्र जरूर हुआ, नाम उनके कटे जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, लेकिन लोगों को अपनी धार्मिक पहचान बदल के रहना पड़ा, ये बात निकल कर सामने नहीं आई। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपकी तरफ से भी ये बात निकल करके सामने नहीं आई। इन लोगों की आवाज कौन बनेगा? सरकार से इनको उम्मीद नहीं है, विपक्ष इनके साथ नहीं है, तो कौन आवाज बनेगा इनकी? हम लोग इसका तरफ आवाज तो जनता को बनाना है। ये सारे प्रोग्रेसिव बुद्धि जो सिविल सोसाइटी का लोग है उनको सोचना चाहिए। जो छुटपुट एक स्ट्रे इंसिडेंट लेकर पूरा हिंदुस्तान में हल्ला मचा रहे थे, उन लोग उसको सुनना चाहिए। अब मुर्शिदाबाद जिले में जाइए, मालदा जिले में जाइए, ऐसा बहुत सारे जगह है उसमें खुलेआम चेतावनी दे गया जी आप लोग दिया जला सकते हैं लेकिन शंखत ध्वनि नहीं कर सकते हैं। आप लोग तो दाह संस्कार कर सकते हैं लेकिन जाते वक्त बंगाली जैसे बोलोहरी होरी बोल बोलता है, ये करना बंद करना, ये नहीं चलेगा। दुर्गा पूजा का प्रोसेशन का रूट बदल दिया जाता है, उसका दिन बदल दिया जाता है। जिस राज्य वाकई बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। शमित जी, वक्त की कमी है, आपसे इस पर जरूर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो तस्वीर आज हुगली के पास से आई है वो वाकई शर्मनाक भी है, अफसोसजनक भी है और सबसे ज्यादा चिंताजनक है। जो एक आम आदमी का धार्मिक अधिकार है, क्या इस इलाके में, इस हिस्से में देश के, उसको इतनी भी ताकत नहीं कि वो, या कोई उसको संरक्षण देने वाला ऐसा भी नहीं कि वो अपनी इस पहचान को सामने रख पाए। मित्रों, ब्रिटिश लेखक, पत्रकार और आलोचक रहे जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, सच को झूठ और झूठ को सच बताना सत्य के साथ सबसे बड़ी बेईमानी है। और देश के कुछ प्रोग्रेसिव पाखंडी ये बेईमानी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। मित्रों, नासिक के मल्टीनेशनल कंपनी में पूर्ण धर्मांतरण पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अतिवादियों के पाप के बारे में नई नई जानकारी सामने आ रही है। पीड़ितों का सच रोंगटे खड़ा करने वाला है, लेकिन धर्मांतरण कराने वाले कट्टरपंथियों के वैचारिक साथी ये साबित करने में जुटे हैं कि जो आरोपी हैं वही पीड़ित हैं। इन बौद्धिक बेईमानों को हम सबसे पहले कुछ सच बताना चाहेंगे। हमारी बाईं तरफ आप एक रिजॉर्ट की तस्वीर देख रहे हैं। ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर रोड पर है। एसआईटी की जांच में पता चला कि आरोपी अपनी हिंदू महिला सहकर्मियों को लेकर इस रिजॉर्ट पर आते थे। एसआईटी की टीम रिजॉर्ट में महिला पीड़ितों को टॉर्चर करने, उसका यौन उत्पीड़न करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अब जांच कर रही है। जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर ली है। मित्रों, अब तक 12 पीड़िता सामने आ चुकी हैं। दानिश, तौसिफ, शफीक, शाहरुख समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एचआर मैनेजर निदा खान को भी एसआईटी की टीम पकड़ चुकी है। मित्रों, ये जो निदा खान है वो पॉश एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति की हिस्सा थी, लेकिन उसी पर महिला कर्मचारियों को अपना धर्म बदलने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और ब्रेन वॉश करने के गंभीर आरोप है। वो इस धर्मांतरण गृह का सक्रिय हिस्सा थी। कई शिकायतें उनके पास पहुंची, लेकिन उन्होंने सब कुछ नजरअंदाज किया और ऊपर नहीं भेजा। मित्रों, सोचिए ये कितना गंभीर है कि एचआर मैनेजर धर्मांतरण जैसे गंभीर अपराध में लिप्त थी। इसके अलावा दानिश, तौसिफ, शफी, शाहरुख सब के सब टीम लीडर थे, जिनके अंदर 15 से 20 लोग काम करते थे। ये सभी अपने मजहबी मकसद में लगे हुए थे। पुलिस इनकी जांच कर रही है। जैसे ही पुलिस ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया, वैसे ही इन्हें कवर देने वाला गैंग सक्रिय हो गया।
धर्मांतरण गिरोह के वैचारिक साथियों ने सोशल मीडिया पर इनके समर्थन में तर्क गढ़ने शुरू कर दिए। डीएनए मित्रों, जबरन धर्मांतरण कराने पर महाराष्ट्र में 5 साल तक की सजा है। उसके आरोपियों को निर्दोष बताने की प्रतिस्पर्धा अब चल रही है। बौद्धिक बेईमानों और प्रोग्रेसिव पाखंडियों की पूरी मंडली बहुत ही शातिराना अंदाज में अब यह साबित करने में जुट गई है कि दानिश, तौसीफ, शफी, शाहरुख जैसे लोग आरोपी नहीं हैं, बल्कि पीड़ित हैं, बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें फंसाया जा रहा है। सोचिए ये किस मानसिकता के लोग हैं जिन्हें धार्मिक और यौन उत्पीड़न की शिकार हुई लड़कियों से रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है। इन्हें फिक्र है उन लोगों की जो इस गैर कानूनी काम में लगे हुए थे। मित्रों, आरोपियों को पीड़ित साबित करने में जो लोग लगे हैं वो भी धर्मांतरण गिरोह के साथी ही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वो लोग डायरेक्ट मकसद को पूरा करने में लगे थे और ये लोग उन्हें वैचारिक समर्थन दे रहे हैं। सबको अपने अपने धर्म की रक्षा करने का संवैधानिक अधिकार है। कुरान के सूरह अल बकरा में लिखा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। मतलब कुरान में जबरन धर्मांतरण के बारे में नहीं लिखा गया है, फिर भी संगठित तौर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। और अगर मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की सैलरी पालने वाले लोग इस गिरोह के सदस्य थे, हिस्सा थे, तो जान लीजिए कि इसका कोई विशेष मकसद था। इस मकसद को ऐसे समझिए कि 2025 में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर आरोप था कि उसे धर्मांतरण रैकेट चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग गल्फ कंट्री से हुई। उसने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। एक लड़की ने तो धर्मांतरण के बाद सोशल मीडिया पर AK-47 लेकर तस्वीरें भी शेयर की। सवाल है कि जो लोग धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का वैचारिक समर्थन कर रहे हैं, क्या उन्हें भी कोई लाभ मिल रहा है? मित्रों, धर्म बदलना सिर्फ पहचान बदलने तक सीमित नहीं है। यह वैचारिक रूप से जड़ से काटने की एक मजहबी प्रक्रिया है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि केरल तिरुवनंतपुरम की निमिषा संपत धर्म बदलकर फातिमा ईसा बनी और फिर वो ISIS में शामिल हो गई। केरल के कोच्चि की रहने वाली सोनिया नाम की लड़की ने भी इस्लाम अपनाकर अपना नाम आयशा रखा और अपने पति अब्दुल राशिद अब्दुल्ला के साथ ISIS में शामिल हो गई। मित्रों, ये जो MNC में धर्मांतरण और शोषण गिरोह एक्टिव था, उसका भी विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है। पुलिस को पता चला है कि एक पीड़िता को सीधे मलेशिया भेजने की तैयारी चल रही थी, जिसमें पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मामले की जांच कर रही SIT को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जांच में विदेशी फंडिंग, वित्तीय लेन देन और बड़े रैकेट की आशंका जताई जा रही है। सोचिए ये कितनी बड़ी साजिश थी और इस साजिश की जड़ में किसी हिंदू को अपनी सांस्कृतिक जड़ से अलग कर देना, इस स्तर पर यह साजिश हो रही है। इसी का नतीजा है कि कुछ लोग भारत में मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाने का अब ऐलान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर 2024 का एक वीडियो फिर से वायरल किया जा रहा है, जिसमें बंगाल के एक मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम दावा कर रहे हैं कि किस तरह देश में मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाना है। हम आपको वो पुराना वायरल वीडियो एक बार फिर से सुनवा देते हैं। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी तो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। और जो हमने अर्ध धर्मांतरण स्टोरी अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी बंगाल के हुगली से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार भी मौजूद हैं। सुकांता जी, अगर आपने उस स्टोरी को देखा हो तो हम तो शॉक्ड हैं, आश्चर्य में हैं कि देश के किसी हिस्से में लोगों को सरवाइव करने के लिए, अपने को बचाने के लिए इस तरीके से खुद में बदलाव करना पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, ये स्पष्ट हो रहा है कि बंगाल में और पूरे देश में ही कुछ लोग इस मानसिकता के हैं जो अभी भी गजवा हिंद का सपना लेकर बैठे हुए हैं और इस तरीके की बातें करते हैं और इस तरीके की बातें हर संप्रदाय के भीतर तनाव लाता है और इस तरीके की फ्रिंज एलिमेंट को चाहिए इनको बंद करें, इनकी मुंह बंद करें। प्रॉब्लम ये है
ये पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो सरकार इस तरीके की फ्रिंज एलिमेंट और इस तरीके की बर्ताव और बातें करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देती है। उनको मुख्यमंत्री की तरफ से शय मिलता है और पुलिस प्रशासन में उसको अनदेखी करता है। इसी के कारण हालात बदल रहे हैं और बंगाल में ऑलरेडी कुछ जिला जहाँ पे हिंदू पलायन करने की वजह से हिंदुओं की संख्या बहुत घट चुकी है। जी सुकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मित्रों, देश को मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनाने के लिए अर्ध धर्मांतरण और पूर्ण धर्मांतरण दोनों जरूरी है और ये हो रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाने का प्लान कैसे पूरा करना है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में तो 100 साल तक संभव नहीं है। 1951 में देश की मुस्लिम आबादी करीब 10% थी, आज 75 साल बाद 18% है। हालांकि मुस्लिम जन्म दर भी घटकर 2.3 पर आ चुकी है। ऐसे में धर्मांतरण ही एक जरिया बचता है और नासिक से लेकर हुगली तक वही हो रहा है। इसमें कई स्तर पर लोग सक्रिय हैं। एक तरफ पढ़े लिखे लोगों का माइंड वॉश करने वाला गिरोह एमएनसी में एक्टिव है, दूसरी तरफ धर्मांतरण कराने वाले मौलवी मौलाना है और तीसरा वैचारिक धर्मांतरण गैंग है जो इन लोगों का वैचारिक रूप से समर्थन करता है, जो दोषियों को भी पीड़ित साबित करने में जुट जाता है। और ये जो वैचारिक धर्मांतरण गैंग है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। मित्रों, ये हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़ा मुद्दा कानून का है, क्योंकि कानूनी रूप से धर्मांतरण गुनाह है। अगर हिंदू भी ऐसा करेंगे तो हम उनसे भी यही सवाल पूछेंगे, ये देश स्वतंत्रता देता है, फिर क्यों रैकेट चलाया जा रहा है? जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराना कानूनी अपराध है, लेकिन जब संगठित तौर पर इसे अंजाम दिया जाता है और उस पर जो ये लोग काम कर रहे हैं उन्हें पीड़ित बताया जाता है, तो सवाल उठते हैं। पूर्ण धर्मांतरण कराने वाले लोग कैसे पीड़ित हो सकते हैं? पीड़ित वो लोग हैं जो बंगाल में अर्ध धर्मांतरण के शिकार हैं।